Hello everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of my name, the Ashwini classes. Okay, today we'll move further ahead in our economics class. हम लोग जो अर्थशास्त्र है उसकी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे. आगे बढ़ने से पहले तो हम लोग की प्रिवेंटिव क्लास लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जितने भी क्लासेस हुए हैं, आई थिंक सो 6th और 7th क्लास हो गया इकोनॉमिक्स का, ठीक है. और सिर्फ ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं उनमें, 6 और 7 टॉपिक्स ही ऑलमोस्ट कवर हुए हैं, ठीक है. क्लासेस लंबा होता है क्योंकि समझाने में थोड़ा समय लगता है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है. तो ऑन दोज क्लासेस, ठीक है, दीज 5 क्वेश्चंस आर देयर which will help you in improving your writing skills for your mains exams. Like जैसे कि बीपीएससी का अगर आप मेंस एग्जाम्स अगर लिखते हो तो उसमें आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, ठीक है, टू इम्प्रूविंग योर राइटिंग स्किल्स. तो ट्राई टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लासेस. प्रीवियस मीन्स मतलब जो बेसिक अकाउंटिंग है आपका उसको छोड़ दे, बेसिक अकाउंटिंग ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि लास्ट क्लास को छोड़ दे, उससे लास्ट 2 क्लास को छोड़ दे, तो उससे पहले के क्लासेस पे ही बेस्ड है, कोई भी बाहर नहीं है. जैसे कि मैं इसको पढ़ भी दे रहा हूँ खास करके. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. याद करो हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था, वो प्रोडक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किस तरीके से ऑल द सेक्टर्स वर इंटर लिंक्ड विद ईच अदर एंड जो है, और किस तरीके से सब में आदान प्रदान हो रहा था, किस तरीके से इंटरलिंक तो था ही, उसके अलावा किस तरीके से एक दूसरे का जो है जरूरत पूरा करता था, ठीक है. हाउ दोज सेक्टर्स वेयर व्हाट प्रोवाइडिंग बेसिक थिंग्स या नेसेसिटीज या प्रोवाइडिंग इन या हेल्पिंग इन व्हाट प्रोवाइडिंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ दैट सेक्टर्स. तो वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड थे उस बारे में आपको यहाँ लिखना है. उसके बाद क्या था, मतलब इसमें कह रहा है डिस्कस द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली टू इंश्योर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मतलब अभी जो गवर्नमेंट हमारी सरकार है उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स उन्होंने लिया है, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स मतलब कदम उठाए गए हैं टू इंश्योर, मतलब कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है हमारे इकोनॉमी में वो बैलेंस बना, उसमें एक बैलेंस जो है बना रहे, ठीक है. चलो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय श्रिंक इन द इकोनॉमी एंड एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी. मतलब कि ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, जो वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल था, याद करो. तो विशियस साइकिल को हम लोग जनरली क्या श्रिंक इन द इकोनॉमी बोलते थे, ठीक. वो कब होता था, एंड एक्सपेंशन चूंकि अच्छे से बता दिया गया तो वो तो आप लोग समझना, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ. एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी जो वर्चुअस साइकिल होता था जिसके कारण क्या होता है, इकोनॉमी बढ़ता था, और श्रिंक मतलब विशियस साइकिल जिससे श्रिंक होता था इकोनॉमी, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था घटना, ठीक है. डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, CFI मीन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पे बाकी सब जगह शॉर्ट हैंड में, ठीक है. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मतलब हेल्प से उसको समझाना है, और इजी भी है क्योंकि अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझ लियो तो आप इजीली यू कैन व्हाट एक्सप्लेन श्रिंक और एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी, ठीक है. चलो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्रिएट्स अ वर्चुअस साइकिल इन द इकोनॉमी, एक्सप्लेन, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैंने खुद भी बताया क्लास में भी, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो हाउ इट विल अफेक्ट व्हाट प्रोडक्शन सेक्टर है, तो प्रोडक्शन सेक्टर में किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. फिर याद करो, मैं थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, याद करो किस तरीके से खर्च, यानी कि जो डिमांड और सप्लाई का है चेन बढ़ता है, फिर टैक्स का गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स पहुंच रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ता है, इस टाइप से. फिर स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, जो बेरोजगार है, ठीक है, या अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, अगर आप उसको स्किल्ड मतलब होने के लिए ट्रेनिंग देते हो, वो स्किल्ड लेबर फोर्स हो जाता है, तो देन ही कैन गेट इजीली व्हाट एम्प्लॉयमेंट मतलब कि उसको नौकरी आसानी से मिल सकता है या खुद का कुछ वो रोजगार खोल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्किल. ओके. इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव मतलब सबका साथ लेके विकास करना, उसमें जो भी इनिशिएटिव्स हो. तो ये सभी कैसे जो है एक वर्चुअस साइकिल इन द इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी वर्चुअस साइकिल मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन, यही हो गया आपका एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी. देखो सब क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है. तो इकोनॉमी उसको आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने लगभग कर ही दिया. डू यू थिंक सर्कुलर फ्लो ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज अ बैलेंस्ड वन. मतलब आपको क्या लगता है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वो क्या एक बैलेंस वन है. देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एंड हियर इट इज बीइंग आस्क्ड व्हाट डू यू थिंक कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ऑफ इंडिया इज अ बैलेंस्ड वन.
फिर सेकंड पार्ट में क्या था वहाँ, डिस्कस द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली, जो भी रिसेंटली में मतलब इधर 6 महीना, साल भर, 2 साल या 3 साल में जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्शंस लिए गए, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो मतलब कि बैलेंस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को दर्शाता है यहाँ पे। और यहाँ इसके सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, यानी गवर्नमेंट को किस टाइप का इनिशिएटिव्स लेना चाहिए टू व्हाट, टू इंश्योर व्हाट, या टू मेक दिस अ बैलेंस, मतलब कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको एक बैलेंस बनाने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंडिया को किस टाइप का इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। ओके चलो लास्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। मैंने समझाया भी था, नाम से ही बता, ये है इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंटल किसका, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल का, ठीक है, कैपिटल के आउटपुट का, और रेशियो तो समझ ही रहे रेशियो क्या होता है। तो आउटपुट रेशियो, हाउ दिस रेशियो इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट और कंट्री एज एन इकोनॉमिक यूनिट। मतलब ये ICOR जो है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है, मतलब ये किस तरीके से किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट या किसी भी कंट्री एज इकोनॉमिक यूनिट को के मतलब एफिशिएंसी को दर्शाता है, या एफिशिएंसी के मेजर मतलब को मापने में भूमिका निभाता है। ठीक है, चलो तो दीज आर द क्वेश्चंस, व्हाट दीज आर द क्वेश्चंस यूजफुल फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके जैसे BPSC एग्जाम्स हो गए, JPS जो भी स्टेट PSC एग्जाम्स हो गए, इट इज आल्सो इट विल बी आल्सो हेल्पफुल इन फॉर UPSC एस्पिरेंट्स आल्सो। देखो जितने भी क्लासेस हो रहे हैं, जो भी यहाँ हो रहे हैं, भले ही मैं उतना एलिजिबल तो नहीं UPSC के मतलब लेवल तक जो है, लेकिन हाँ मतलब UPSC के लेवल का नहीं, लेकिन UPSC का जो भी बेस हो रहा है, बेस से बहुत ऊपर तक का क्लासेस का जो है वो आपको इसमें पढ़ाई हो जा रहा है, बता दिया जा रहा है। जो द अश्विनी क्लासेस है उसमें इनफैक्ट जो UPSC के एस्पिरेंट्स भी है, दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लासेस। एक तो देखो किस तरीके से, एक तो बेनिफिट ये है, बेस तो आपका पूरा प्रिपेयर होगा ही, और बेस जब तक प्रिपेयर नहीं होगा तो यू वोंट बी एबल टू व्हाट क्रैक एनी एग्जाम, जब तक आपका बेस नहीं। और यहाँ पे बेस से लेवल जो है वो थोड़ा अप ही है, थोड़ा क्या मतलब आपको, आप क्लासेस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट हुआ जो भी क्लास हुआ। तो स्टेट PSC दो स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट PSC एग्जाम, स्पेशली जैसे BPSC आने वाला 17वीं, तो उनके लिए तो ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और जो अगर क्लासेस करेंगे वो लोग खुद बोलेंगे कि जो है हाँ दिस क्लासेस वेरी 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 यूजफुल फॉर देम। ठीक है, वो लोग खुद बोलेंगे जब एग्जाम देके आएंगे। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्विक रिवाइंडर क्लास लेते हैं। रिवाइंडर क्लास में हम लोग क्या लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। वेयर आई हैव केप्ट द डस्टर, ओके इट्स हियर। तो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैड सीन, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो क्लास के स्टार्ट में भी मैंने थोड़ा कर दिया, वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी जो है थोड़ा सा पार्ट होगा, वहाँ पे पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, या इन द मिड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस आप जो है, मैं थोड़ा सा इधर था तो आप उसका ये ले लेना। चलो वैसे तो जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें क्या था, हम लोगों ने उसे 2 बार ऑलरेडी मतलब देख लिया था, मतलब वी हैड ऑलरेडी सीन दोस टॉपिक्स ट्वाइस। ठीक है, लेकिन फिर भी एक चूंकि रिवाइंडर क्लास लेने का हमारा इसमें जो है एक ये है रिवाज है, तो ले लेते हैं हम लोग जल्दी से। सिर्फ बताऊंगा क्योंकि फॉर्मूले जो है वो डाल दूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, मेरा वैल्यू एडेड था, यानी कि प्रोसेसिंग हो रहा था। यहाँ पे इनपुट हो गया हमारा, इनपुट में क्या था हमारा, एक था हमारा वेरिएबल इनपुट और एक फिक्स्ड इनपुट। फिक्स मतलब जिसका कोई, वेरिएबल मतलब जो वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, और जो भी हो। वेरिएबल में हमारा क्या था, प्राइमरी था और सेकेंडरी था। प्राइमरी किसको बोलते थे, दोज इनपुट्स एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मतलब क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ऐसे बताने की जरूरत तो नहीं थी, तीसरा या चौथा बार ये हो गया, फिर भी चलो कोई नहीं। सेकेंडरी में क्या हो गया, मेरा इंटरमीडिएरी गुड्स हो गया, इंटरमीडिएरी गुड्स। अच्छा, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, GDP अकाउंटिंग।
ये याद रखना, इंटरमीडिएट गुड्स जो यहाँ पे यूज हो रहा है दैट विल बी आल्सो यूज्ड व्हाट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीडीपी अकाउंटिंग। चलो फिक्स हो गया। इसके अलावा हमको इधर आउटपुट में मिलता था क्या, जिसको कि हम लोग टोटल रिसीप्ट बोलते थे, ठीक है। तो टोटल रिसीप्ट में से अगर हम क्या करते थे, याद करो, इंटरमीडिएरी कॉस्ट घटा देते थे, इंटरमीडिएरी कॉस्ट घटा देते तो हमें क्या मिलता था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट मार्केट प्राइस। फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट मार्केट प्राइस में से हम लोग क्या कर देते थे, याद करो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देते थे, तो हमें मिलता था ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट में से हम लोग डिप्रिसिएशन अलाउंसेस घटा देते थे। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी जो है वो अच्छे से बताया गया है। प्लीज गो एंड, अगर आप नहीं समझ रहे तो प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। अब क्योंकि फिर से बताऊंगा तो समय वेस्ट हो जाएगा, उसमें अच्छे से बताया गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये नेट वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट द रेट फैक्टर कॉस्ट माइनस अगर हम इसमें ग्रॉस ऑपरेटिंग सॉरी माइनस रेंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। रेंट प्लस इंटरेस्ट कर दो तो ये आ जाता है ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा, ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस में से आप, अच्छा यहां कॉस्ट टू कंपनी कर दो, रेंट प्लस इंटरेस्ट यहां कर दो, इसलिए मैं यहां रुक रहा था कुछ ना कुछ। यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी क्या होता था हमारा, याद करो, जो हम पेमेंट देते हैं किनको, सैलरी के रूप में, जो भी लेबर वर्कफोर्स है, यानी सैलरीज लिख देता हूं ना, सैलरीज एटसेट्रा। ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस डिडक्ट कर देंगे व्हाट, नाउ रेंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब जो कैपिटल, जो भी लोन वोन लिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है, रेंट मतलब जो लैंड है उसका अगर इंटरेस्ट लग रहा हो, रेंट लग रहा हो। अगर आपका खुद का लैंड है तो उसका याद करो, मैंने बताया था जो टैक्सेस आप भर रहे हो, प्लस उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिसिटी है और सब जो भी हो, तो ये बच जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर हम कॉर्पोरेशन टैक्स घटा देते थे तो हमें मिलता था व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, यही हमारा क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट होता था किन लोगों में, यही जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारा, ये इसमें देखो, ये एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट हो गया हमारा जो बढ़ता है, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट या नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट कर लो, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट। ओके, तो नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट जिसको कि आप लोग कह सकते हो क्या है, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट मतलब रिजर्व फंड कह लो, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्यों, रिजर्व फंड मान लो कभी ऐसा तो नहीं है कि जो बिजनेस है उसमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है कभी ना कभी लॉस हो, अनसर्टेन है मार्केट, क्या अनसर्टेन है, तो वो जो अनसर्टेनिटी का टाइम है उस समय के लिए कुछ रिजर्व मतलब फंड को रखा जाता है, या अनसर्टेनिटी के लिए, या नहीं तो एक्सपेंशन के लिए, या एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए, ठीक है, कुछ फंड रिजर्व करके रखा जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट है वो एंटरप्रेन्योर्स में जो है बढ़ जाता है, जो भी है। अगर कोई स्टेक होल्डर्स है जिन्होंने स्टेक लेकर रखा है तो उन दोनों के, उन लोग के बीच में भी जो है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाता है। चलो अब जल्दी से विदाउट टाइम वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। एंड द टुडेज टॉपिक इज व्हाट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is very 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 important because it is the parameter, यानी GDP is the parameter to use, या tools कर दो, GDP is the parameter या tools which is used for the measuring या comparison, making comparison of what, economies of, condition of economies of two
कंट्रीज, मतलब कि दो अर्थव्यवस्थाओं के कंपैरिजन में जो है जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है कि उस कंट्री का क्या स्थिति है, मतलब उस कंट्री का क्या हाल है, मतलब कैसा, मतलब इकोनॉमिक जो है व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो उसका कैसा पटरी पे है या नहीं है, किस अवस्था में, डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, क्या है, तो वो जीडीपी हमको बताता है, ठीक है, उसका व्यू देता है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी अकाउंटिंग। ओके, अच्छा मैं पहले देखो, मैं पहले एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, मतलब उसे मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद भी जो है उस डेफिनेशन के अंदर जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज होंगे उन्हें भी समझाऊंगा। देखो, क्योंकि हमारा जो क्लास है उसका मोटो ये क्या है, टू कॉन्सेप्टलाइज योर कॉन्सेप्ट, मतलब टू इनहैंस योर कॉन्सेप्ट, ना कि चीजों को रटना। तो जहां तक जो फैक्चुअल चीजें उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीजों को क्या अच्छे से समझा जा सकता है। तो हम लोग आज अच्छे से समझ के ही जाएंगे कि जो जीडीपी है वो क्या दर्शाता है, उसको कैसे, किस तरीके से जीडीपी अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग, जीडीपी अकाउंटिंग में मतलब क्या क्या चीजें यूज होती हैं, क्या क्या चीजों को हम लोग लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो सबसे पहले मैं कुछ लिख रहा हूं। It is the monetary value of all the final goods and services produced by the मैं यहाँ पे रेसिडेंट्स लिख रहा हूं, तो रेसिडेंट्स मतलब यहाँ पे सिटीजन नहीं समझना है, नॉट एसेंशियली, नेसेसरीली सिटीजन्स ओनली, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विदिन इट्स टेरिटोरियल boundary in a स्पेसिफाइड कर लो, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, या इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ का टाइम, या इन अ फाइनेंशियल ईयर ज्यादा अच्छा रहेगा। इन अ, देखो आजकल क्या है, जीडीपी जो हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है क्वार्टरली भी निकाल लिए, या ठीक है जनरली, लेकिन हम लोग फाइनेंशियल तो क्या कह रहा है यहाँ पे, लिखा क्या हुआ, देखो अभी ये मैं ऐसा नहीं कि आप लोग को रटवाना है, कुछ सारी चीजों को समझाया जाएगा यहाँ पे। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स, नॉट नेसेसरली सिटीजन्स, ऑफ अ कंट्री विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। अब देखो यहाँ पे जो है, मतलब पहले मतलब समझाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या होगा, जो भी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे एक फाइनेंशियल अकाउंट ईयर में, यहाँ पे या ये कर लो, या इन अ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम भी कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ठीक है, जो भी लिखना हो आप अपनी सहूलियत से लिख सकते हो। तो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, किनके द्वारा, बाय द रेसिडेंट्स, उस कंट्री के जो भी निवासी हैं उनके द्वारा, ठीक है, विद इन इट्स टेरिटोरियल, इसके जो मतलब इसका जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसके अंदर, ठीक है, और एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो हमारा क्या आएगा, जीडीपी होगा। अब देखो जिन्हें नहीं समझ में है वो अभी समझाऊंगा, अभी मैं ये सिर्फ ये इसके बेसिस पे नहीं समझना है, ये तो मैंने सिर्फ लिखा जो जनरली बुक में आप लोग देख रहोगे, ठीक है। तो जिन्होंने डेवलप किया है इस थ्योरी को, उन्होंने भी क्या इसी मतलब जो फेस वैल्यू इसी पे आपका क्या होगा, डेवलप किया गया है कि डेफिनेशन को क्या है, किसी मतलब एक जनरलाइज्ड फॉर्म में जो है
डेवलप किया जाता है कि उसका कुछ बेस होता है। इसमें जो बेसिस हैं पहले उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देयर आर 5 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, विच गिव डीप इनसाइट ऑफ व्हाट जीडीपी अकाउंटिंग। पहले क्या है, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू। क्या है मॉनेटरी वैल्यू? मतलब मनी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद क्या, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड वन इज व्हाट, रेसिडेंट्स। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट्स लिख लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये समझने के लिए कि सिटीजन्स की ही सिर्फ बात नहीं हो रही है। अच्छा, थर्ड वन, पांचवा, चौथा क्या हमारा, विदिन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक। और पांचवा इंपॉर्टेंट चीज क्या हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 5 थिंग है, 5 कॉन्सेप्ट, 5 टर्मिनोलॉजीज है, 5 थिंग्स गिव अ ब्रॉड एंड डीप इनसाइट ऑफ जीडीपी काउंटिंग, ठीक है। कैसे, देखो पहला क्या हो गया हमारा, मॉनेटरी वैल्यू। दूसरा हमारा क्या हो गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड वन इज व्हाट, रेसिडेंट्स, रेसिडेंट्स। फोर्थ वन इज व्हाट, टेरिटोरियल बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री। एंड फिफ्थ वन इज व्हाट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। अभी कुछ समाप्त नहीं हुआ, अभी बस शुरू हो रहा है ये जीडीपी अकाउंटिंग, ठीक है। इसलिए आप लोग ये मत समझना कि ये बस डेफिनेशन लिखवा दिया गया है, उतना ही बता के समझा दिया गया, 5 थिंग है ये बता के समझा दिया, नहीं। अभी ये शुरुआत हुआ, अभी इसका ये पूरा जो क्लास होगा ये आज सिर्फ और सिर्फ जीडीपी अकाउंटिंग को समझाने में ही क्या होगा, इसको समय पूरा दिया जाएगा, ठीक। तो देयर आर 5 थिंग्स ओवर हियर प्रेजेंट इन दिस डेफिनेशन व्हिच गिव्स डीप इनसाइट अबाउट व्हाट जीडीपी अकाउंटिंग। सबसे पहले क्या, मॉनेटरी वैल्यू। तो इट इज द मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, पहला हो गया, ऑफ व्हाट, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स को भी हम ऐड कर रहे नहीं, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स, थर्ड वन इज प्रोड्यूस्ड बाय द, कौन प्रोड्यूस करेगा, रेसिडेंट्स, ठीक है, रेसिडेंट्स उस कंट्री में जो रह रहे हैं, ठीक है, वो। और कहां पे होगा, विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री, मतलब जो भी उसका क्षेत्र होगा उसी के अंदर। जैसे इंडिया का अपना क्या है, एक टेरिटोरियल बाउंड्री है, किसी भी कंट्री का अपना टेरिटोरियल बाउंड्री है, यानी कि अब इंडिया से बाहर प्रोड्यूस हो रहा है तो इंडिया के जीडीपी अकाउंटिंग में उसको ऐड नहीं करना है, ठीक है, वो नहीं होगा। इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, जो भी है, जैसे इंडिया का क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च, सॉरी, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है, तो यही कह रहा है, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। अब इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी तो ये बस मैंने डेफिनेशन लिखा, अब स्टार्ट होगा जीडीपी अकाउंटिंग में किस तरीके से ये सारे रोल्स प्ले होते हैं। लास्ट में आप खुद जो है डेफिनेशन यू विल बी एबल टू राइट बाय योरसेल्फ ओनली। अगर आप किसी भी चीज को समझ जाते हो देन यू कैन राइट दैट डेफिनेशन और दैट थिंग बाय योरसेल्फ, और वी कैन से दैट इन योर ओन वर्ड्स। और जब आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखते हो देन जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं। व्हाई? क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ जो स्टूडेंट है वो खुद से अपना आंसर लिखा है, किसी का देख के नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा है। तो देखो जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी अकाउंटिंग है, इसमें हमने क्या देखा, 5 थिंग है, 5 देयर आर 5 थिंग्स या 5 टर्मिनोलॉजीज। क्या क्या है, मॉनेटरी वैल्यू, ओके, मॉनेटरी वैल्यू। सेकंड वन इज व्हाट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल goods and services. Third one is what, residents. Third one is what, residents. इसको भी समझेंगे अभी हम लोग, ऐसा नहीं है। Fourth one is what, territorial boundary. Fourth one is what, territorial
बाउंड्री, ओके। एंड फिफ्थ वन इज व्हाट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर या स्पेसिफाइड टाइम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। ये 5 चीज है। These 5 terminologies or these 5 things what give a broad view or give a deep insight about what GDP accounting, how GDP accounting is being done, yeah, how GDP is being calculated, what factors are being included in what accounting of a GDP of an economy। तो वो factors क्या है हमारे, वो देखते हैं। अब पहला पार्ट है हमारा जो पहले इजी है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला सबसे आसान क्या है हमारा, यहाँ पे देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया बात करें तो हमारा क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ओके। तो विद इन दिस स्पेसिफाइड टाइम अगर किसी को क्वार्टरली निकाला 3 महीने 6 महीने का, तो वो पीरियड लेंगे 3 महीने का या 6 महीने का। तो ये जो स्पेसिफाइड, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रख देते हैं बाय द रेसिडेंट्स, ठीक है, और बाय द रेसिडेंट्स विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा जीडीपी अकाउंटिंग में। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च अगर हम इंडिया की बात करें तो। ऐसे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है कहाँ से, हम लोग मतलब जनवरी टू 1 जनवरी टू 31 दिसंबर पे हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो हमारा जो बजट है वो भी पहले जिस तरीके से मार्च में होता था या फेब के लास्ट में, अब क्या हो रहा है कि वो जनरली शिफ्ट हो रहा है 1st वीक ऑफ फेब में आपका जनरली बजट आ जा रहा है, या लास्ट वीक ऑफ फेब में, ठीक है। जो बजट एस्टिमेट्स है वो सब आ जा रहे हैं धीरे धीरे, वी आर शिफ्टिंग गियर्स, ठीक है। चलो इसके अलावा और आसान क्या है हमारा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड मॉनेटरी वैल्यू। अच्छा, मॉनेटरी वैल्यू तो हम लोग मतलब जब पढ़ रहे होंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो अपने क्वेश्चंस देखे थे जिस बेस पे, तो मॉनेटरी वैल्यू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर देयर, ठीक है। बस वहां पे क्या था, हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर मॉनेटरी वैल्यू देखा था, और यहाँ पे हम लोग जीडीपी अकाउंटिंग के अंदर देख रहे हैं। तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है। क्या है, देखो जनरली क्या होता है, मान लो अगर हम 5 पेंसिल या मान लो 5 पेन का हमने प्रोडक्शन किया 1 साल में, ठीक, ऐसे समझने के लिए, या 1 दिन में मान लो, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम हम लोग 1 दिन ले लेते हैं। 1 दिन में हमने 5 पेन का प्रोडक्शन किया, तो 5 पेन का अगर 5 रुपया प्रति हिसाब से दाम हो तो 25 यानी 5 into 5 25 रुपीज। तो यानी कि जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होगा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, तो फाइनल अगर 5 ही पेन है, अगर एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में ऐसे समझते हैं, ऐसे तो बहुत होगा, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। तो मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गया, तो जो प्राइस है प्लस जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, दैट इज ओनली नोन एज व्हाट, मॉनेटरी वैल्यू। तो मॉनेटरी वैल्यू यानी कि 25 रुपीज, अगर इस एग्जांपल को अगर लें तो मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गया हमारा, मॉनेटरी वैल्यू आई एम राइटिंग इन शॉर्ट हैंड m.v फॉर व्हाट, मॉनेटरी वैल्यू, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये क्या हो गया हमारा क्वांटिटी, और ये हो गया प्राइस। ऐसे हम बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्यूएमटीपी, वहां पे हम लोगों ने एक चीज और देखा था कि मार्केट वैल्यू में जो मॉनेटरी वैल्यू है हमारा, उसमें 3 कंडीशंस आते थे। क्या क्या याद करो, पहला कंडीशन आता था जब क्यू जो है वो चेंज होता था, लेकिन प्राइस लेवल जो है यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वैरी कर रहा था। यानी कि वो जैसे पिछले साल अगर 100 यूनिट का जो है प्रोडक्शन हुआ, 100 नंबर ऑफ पेन्स का प्रोडक्शन हुआ या कार्स का जो भी हो, तो इस साल जो है वो अराउंड आपका 200 हो गया, 150 हो गया, लेकिन प्राइस सेम है, ठीक है। प्राइस को हम क्या करें, कांस्टेंट रखे थे। तो याद करो बस वहां पे नेमिंग में भी वहां भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, बस अंतर था वहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो टर्मिनोलॉजीज वहां यूज हो रहे थे, and the terminology which will be used here is GDP because we are reading it under what, GDP accounting category, ठीक है। चलो दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, जब क्वांटिटी जो है हमारा वो जो प्रोड्यूस हो रहा था, पिछले साल भी 100 ही हम कर रहे थे प्रोडक्शन यूनिट का, इस साल भी 100 ही यूनिट का कर रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है वो बढ़ या घट रहा है और बढ़ा दिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तब तो उसका जो है
प्रोडक्शन भी बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या हो गया, प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, मान लो प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जो क्वांटिटी है सॉरी वो या जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है जिस क्वांटिटी का वो कांस्टेंट है, जो पिछले साल भी हुआ था 100 यूनिट, इस साल भी 100 ही यूनिट हो रहा है, लेकिन प्राइस लेवल हमारा क्या हो रहा है, वो वैरी कर रहा है, यानी चेंज कर रहा है। तब मॉनेटरी वैल्यू जो होगा उसको क्या करते थे, जस्ट रिमेंबर, याद करो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट। और थर्ड वन वाज, अगर जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जो वैल्यू आ रहा है वो दोनों के वेरिएशन से, मतलब कि जो क्वांटिटी है प्रोड्यूस हो रहा है, जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज लास्ट ईयर में प्रोड्यूस हुए थे वो भी वैरी कर रहा है, अलोंग विद दैट व्हाट, प्राइस भी जो है वो आपका वैरी करता है, ठीक है। तो अब देखो बाकी सभी चीजों को अगर कांस्टेंट रख दें कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है तो वो तो होगा, और हमने क्या देखा, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स एंड विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री इन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये सभी सेम ही रहेंगे अगर मान लेते हैं, तो किसी एक ईयर में, पिछले ईयर में इन सभी को, जैसे मान लो लास्ट ईयर में आपका क्वांटिटी जो है वो वैरी किया, लेकिन प्रोडक्शन मतलब प्राइस लेवल हमारा सॉरी प्राइस लेवल सेम है, मतलब जो यूनिट मान लो 5 रुपया पेन का दाम था, इस साल 5 ही रुपया पेन का दाम है। बहुत सारे ऐसे पेन है, अपना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वस्तुएं हैं जिनका प्राइस जो आप लोग देखोगे लास्ट ईयर भी वही था, इस साल भी वही है, तो वो क्या हो गया, वहां पे प्राइस लेवल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रियल व्हाट, जीडीपी। चूंकि देखो इसको क्या बोलेंगे, रियल मॉनेटरी वैल्यू, रियल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑल द मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं जनरली, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग जीडीपी से इंडिकेट करते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, रियल जीडीपी, ओके, रियल जीडीपी, जस्ट लाइक दैट व्हाट, रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो मतलब रियल जीडीपी किसको बोलेंगे, तो रियल जीडीपी में, जीडीपी अकाउंटिंग में क्या होगा, वो मतलब कि वैसा जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो है मॉनेटरी वैल्यू, ऑल द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दोज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी व्हाट, कैलकुलेटेड इन विच व्हाट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, quantity of the production is varying या is being varied, but the price level is kept constant, ठीक है, उसको रियल जीडीपी बोलेंगे। उसी तरीके से सेम जो है, जहां पे क्वांटिटी कांस्टेंट था, प्राइस चेंज कर रहा था, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, याद करो, उसको बोलते थे नोशनल। उसको क्या बोलते थे, नोशनल। तो यहाँ पे जीडीपी हो जाएगा, वहां पे क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और जो ये वाला पार्ट है जहां क्वांटिटी भी वैरी कर रहा है और प्राइस लेवल भी वैरी कर रहा है, इट मींस द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन विच दोज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग कंसीडर्ड, ऑफ विच व्हाट, क्वांटिटी इज आल्सो वेरिंग, द प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन जो यूनिट है, यूनिट का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी वैरी कर रहा है, अलॉन्ग विद व्हाट, प्राइस लेवल इज आल्सो वेरिंग। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉमिनल जीडीपी। वहां पे क्या बोलते थे, याद करो, नॉमिनल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ओके। तो ये तो एक पार्ट था, तो मैंने ये समझा दिया। तो मॉनेटरी वैल्यू इन जनरल क्या हो गया हमारा, यही क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस, मेन तो हमें ये समझना था। तो ये भी साथ ही आ गया, तो चलो इसे बता दिया गया। लेकिन जीडीपी अकाउंटिंग में जनरली हमें क्या समझना था, व्हाट इज मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू होता क्या है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो ये क्वांटिटी और प्राइस में से बड़ा लिख देता हूं थोड़ा आप लोग को, you can get easily the things can be easily visible। ये हो गया हमारा क्या, क्वांटिटी, और ये हमारा क्या हो गया, प्राइस, ओके। और ये तो मॉनेटरी वैल्यू है, तो मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये क्यों बोल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज क्यों नहीं बोल रहे हैं, There must be a question in your mind कि हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों बोल रहे हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं। देखो वो इसीलिए
कि मान लो जो इंटरमीडिएरी गुड्स है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था इनपुट में यूज हो रहा था 3 या 4 बार ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पे जो इंटरमीडिएरी गुड्स हो रहे थे, इंटरमीडिएरी गुड्स किसको बोल रहे थे? दोज गुड्स विच आर व्हाट बीइंग यूज्ड एज एन इनपुट, ठीक है, इन व्हाट अनदर प्रोडक्शन यूनिट, मतलब कि जो फर्दर जो है जो गुड्स है वो फर्दर फिर जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएरी गुड्स। अब देखो तो मतलब क्या हो गया कि अगर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट में नहीं लेते, सिर्फ गुड्स जो भी प्रोड्यूस हो गए उनको ले लिए, हम वो नहीं देख रहे हैं, अगर काउंट करें कि जो वो गुड्स है वो फर्दर किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में यूज हो जा रहा है एज अ इनपुट, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? डबल अकाउंटिंग का हो जाएगा। जो जीडीपी अकाउंटिंग हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे क्या हो जाएगा? डबल अकाउंटिंग हो जाएगा। एक बार गुड्स का आपका यहाँ पे हो रहा है, फिर दूसरे बार फिर दूसरा प्रोडक्शन में जहां पे उसका फिर से जो है एज अ इनपुट यूज हो रहा है, तो वहां पे भी अकाउंटिंग होगा। देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी व्हाट एरर इन योर जीडीपी अकाउंटिंग। तो वहां पे देखो जनरली क्या होता है, जो डबल अकाउंटिंग है इट कैन नॉट बी मतलब रिमूव्ड कंप्लीटली, मतलब आप कंप्लीटली यू कैन नॉट रिमूव या एलिमिनेट द डबल अकाउंटिंग, हाँ, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड, इसको घटाया जा सकता है, इट कैन बी मिनिमाइज, ठीक है, लेकिन इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड और इट कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। तो डबल अकाउंटिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों लेते हैं हम लोग? टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग, ओके। टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग। अगर एग्जांपल इन बिटवीन मुझे कुछ याद आया तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टू अवॉइड व्हाट? डबल अकाउंटिंग। डबल अकाउंटिंग क्या है, कहाँ पे हो जा रहा है ये इससे हम लोग समझ ही गए कि जैसे कोई भी ऐसे गुड्स जो मतलब वैसे गुड्स जो फर्दर जो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, ठीक है, फर्दर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, तो उन गुड्स को भी हम लोग क्या करेंगे, अगर जीडीपी अकाउंटिंग में ऐड कर दिए तो वो क्या हो जाएगा? 2 बार हम उसको जोड़ रहे हैं। एक बार तो वो गुड्स जहां से प्रोड्यूस हो रहे थे वहां, उसके अलावा फिर जो है जिस प्रोडक्शन यूनिट में या इंडस्ट्रियल यूनिट में दोबारा इनपुट के तौर पे यूज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? वो गुड्स क्या हो गया? 2 बार यूज हो रहा है। मतलब ऐसे समझो, किसी एक प्रोडक्शन यूनिट, किसी मिल से जो है मतलब कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है जिससे एक चीज हम प्रोड्यूस किए, एक गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, वही उस गुड्स को हम लोग क्या किया? अकाउंटिंग में जोड़ लिया, ऐसे समझो, ठीक है, उसको हम लोग जीडीपी अकाउंटिंग में ऐड कर लिए। अब वो गुड्स फर्दर जो है एज ए इनपुट यूज हो रहा है किसी दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट में, तो अब देखो वो गुड्स का अकाउंटिंग तो हम यहाँ कर लिए, लेकिन वो गुड्स एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है दूसरे जगह, ठीक है, दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट में, तो वहां पे हम एज अ रॉ मटेरियल उसको फिर जो है, अगर नहीं मतलब कि रॉ मटेरियल यूज हो रहा है लेकिन फिर फर्दर जो फाइनल गुड वहां पे तैयार होके आ रहा है उसी गुड से, उस गुड जो एक बार मान लो जो तैयार हुआ उस गुड से, फिर उसी गुड से जो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट में, तो वो गुड्स वहां पे फाइनल गुड्स में वहां पे मतलब ऐड हो गया, कैलकुलेट हुआ। एक बार फाइनल गुड वहां पे कैलकुलेट हो गया, एक बार फाइनल गुड्स यहाँ पे भी कैलकुलेट हो गया। भले जो है ये हमारा फाइनल नहीं होगा। क्यों फाइनल नहीं होगा? क्योंकि ये एज ए इंटरमीडिएट गुड्स यूज हो रहा है दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बार अकाउंटिंग हो जाएगा ना उसी गुड्स का। एक बार कहाँ पे? एक बार जहां से वो प्रोड्यूस हो गया, दूसरी बार कहाँ पे और यूज होगा? जहां पे वो फर्दर उसको हम लोग एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं कुछ और फाइनल गुड प्रोड्यूस करने के लिए। आई बात समझ में? चलो अब आ जाते हैं, देखो इसमें थर्ड वन इज व्हाट? रेसिडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छा ऐसे मतलब क्लास 9 10th में आपने पढ़ा होगा ना, ये जैसे ये हम लोग x लेते थे, ये y लेते थे, ये इधर -x इधर -y लेते थे, याद करो जो ग्राफ बनाते थे हम लोग। अगर वो भी याद नहीं है तो याद करो कि हम लोग जो क्लास 5th 6th 7th 8th में क्या लेते थे, जैसे यहाँ 0 ले लिए 1 2 3 4, जब हम लोग इंटीजर्स की बात करते थे, पॉजिटिव नंबर 0 के उधर होते थे, इधर क्या होते थे? निगेटिव नंबर होते थे ना, 0 से उधर पॉजिटिव, 0 से इधर नेगेटिव, यही लेते थे। तो ये अगर 0 लेते थे तो ये क्या हो जाता था? इधर पॉजिटिव वैल्यूज इधर नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि -x ले लेते थे, ठीक है, इधर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो गया था। उसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव होता था, इधर नेगेटिव होता था। तो सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो रेसिडेंट्स है उसमें हम लोग कौन कौन सा पार्ट जो है रेसिडेंट्स में लेंगे, ठीक है।
अब देखो ऐसे समझो, अगर हम इसको, जैसे कि ये तो हमारा क्या हो गया x, ये हो गया -x, ये क्या हो गया -y, और ये हो गया y। अगर हम इस x को मतलब कि रेसिडेंट लें, x को क्या लें हम, रेसिडेंट लें, रेसिडेंट्स, ठीक है। और ये y जो है इसको हम सिटीजन्स ले लेते हैं, क्या ले लें, सिटीजन्स। तो x जब रेसिडेंट्स है तो -x क्या होगा, जो नॉन रेसिडेंट होंगे, रेसिडेंट्स, इसको बड़ा अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, रेसिडेंट्स, ठीक है। x को हमने क्या ले लिया, रेसिडेंट्स, और y को हमने क्या लिया है, सिटीजन्स, ओके, y को सिटीजन्स। अब देखो माइनस, जब यहाँ पे रेसिडेंस है, x को हमने रेसिडेंस लिया तो उसका उल्टा जो -x होगा उसको क्या लेंगे, नॉन रेसिडेंट, यानी कि जो निवासी नहीं है। जैसे कि आप लोग कोई फॉर्म भरते होंगे, जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है, आपसे मांगता है ना आवासीय सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट कि वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ दैट स्टेट और नॉट। तो नॉन या नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स। नॉन रेसिडेंट्स, ओके। उसी तरीके से जब सिटीजन्स y है तो -y क्या हो जाएगा, नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स जनरली हम लोग टर्मिनोलॉजीज में समझ तो सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग इंडिकेट नहीं करते हैं। अब देखो जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसमें भी हम लोग जो सिटीजन्स नहीं होते हैं, जो फॉरेनर्स हैं, तो जनरली हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो क्या होता है, एलियंस, या तो सिटीजन्स या एलियंस। आप पॉलिटी में भी जो देखना, जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा फॉरेनर्स के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलियंस। अब मैं यहाँ एलियंस यूज करूंगा तो ये मत समझ लेना कि जो परग्रही है, ऐसे तो परदेशी यानी पराये देश का, इस देश का नहीं निवासी, जिस देश का हम लोग जीडीपी अकाउंटिंग काउंट करेंगे उस देश का नहीं, बल्कि पराये देश का। वो गाना भी है ना, परदेशी परदेशी, वही सेम वाला। चलो, तो ये सिटीजन्स हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलियंस कर दो, एलियंस, ओके। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं, जो जीडीपी अकाउंटिंग है, इन दैट प्रोसेस which type of residents are being considered, okay। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकला है हमारा, what जीएनपी। तो उस जीएनपी में क्या लेते हैं, पहले इस चीज को समझना है। देखो हमारे क्लास का मोटो ही है टू कंसेप्चुअलाइज योर कॉन्सेप्ट, जो दी अश्विनी क्लासेस है उसका मोटो है टू कंसेप्चुअलाइज योर कॉन्सेप्ट, यानी टू इनहैंस योर कॉन्सेप्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ना कि सिर्फ रटना, टू मेमोराइज द थिंग्स, ठीक है, उसको नहीं करना है। तो समझने के लिए क्या है, अच्छे से समझने के लिए एक तो समय देना पड़ेगा, इसलिए क्लास लेंदी हो जाता है। आप देखो जितने भी क्लासेस होंगे टॉपिक्स एक ही होंगे, या मैक्सिमम 1 से 1.5 या 2 टॉपिक्स होंगे, 2 तो बहुत कम ही क्लासेस में होगा। तो वो टॉपिक्स कवर होने में ही, उसे समझाने में ही बहुत लंबा हो जाता है। देखो अभी ये जीडीपी अकाउंटिंग है, आप देख लेना, ये भी 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। चलो, जिसमें 10 से 15 मिनट में क्विक रिमाइंडर क्लास देता हूँ, रेस्ट ऑफ द क्लास क्या हो जाता है वो टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ। रेसिडेंट्स मतलब, अब देखो तो हमारा ये जो पार्ट है, देखो अगर हम ये पार्ट लें, इस पार्ट में, यानी x और y जो कोऑर्डिनेट है, इस पार्ट में ये जो प्लेन है, इस प्लेन में कौन कौन होंगे हमारे, रेसिडेंट्स और सिटीजन्स, यानी ये वाला जो भाग है इसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट होंगे और सिटीजन्स, मतलब वैसे रेसिडेंट्स जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, उस कंट्री के। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में लें तो वो मतलब कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें रेसिडेंट्स भी होंगे, मतलब जो भी रेसिडेंट्स है जनरली, और सिटीजन्स दोनों होंगे, रेसिडेंट्स एंड सिटीजन्स दोनों होंगे, ओके। इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड यार, ठीक है, ह्यूमिड तो आप लोग समझ ही रहोगे। इसका कवर शर्ट में भी लग गया, कोई नहीं।
चलो, तो ये देखो यहां पे अगर हम लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिडेंट सिटीजन, यानी कि ये वाला पार्ट में हमारा क्या हो गया, जितने भी रेसिडेंट और सिटीजन्स हैं वो अप्लाई करेंगे, रहेंगे। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमारा कौन कौन है। अब देखो जो हमारा ये पार्ट है, ये प्लेन है, जहां पे ये प्लेन किससे मिलके बना है, एक y से बना है, दूसरा -x से बना है। ये वाला प्लेन हमारा किससे बन रहा था, x और y से। तो x मतलब क्या था हमारा, रेसिडेंट्स, और y मतलब सिटीजन्स। तो मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है, RC। जो ये प्लेन बन रहा है हमारा, वो प्लेन किससे बन रहा है, y से और -x से। तो -x हमारा क्या है, नॉन रेसिडेंट, मतलब जो यहाँ के निवासी नहीं है, नॉन रेसिडेंट, ओके, नॉन रेसिडेंट्स। और इसके अलावा लेकिन सिटीजन, इस वाले में क्या होंगे, सिटीजन भी होंगे और नॉन रेसिडेंट्स भी होंगे, ठीक है। अभी चलते हैं, अभी समझेंगे अच्छे से। अभी सिर्फ ये समझो कि जो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे इस प्लेन में, ये जो प्लेन है हमारा, अगर इसको प्लेन 1 मान लें, XY प्लेन करो, ठीक है, तब समझ में आएगा। XY प्लेन है, यानी कि ये X और Y, ये वाला प्लेन क्या हो गया मेरा, -XY प्लेन है। ये वाला -x हो गया, ये y, ये दोनों मिला के ना ये प्लेन बन रहा है। तो -x और y, तो -x को हम लोग क्या है, ये -x क्या है, नॉन रेसिडेंट्स। तो नॉन रेसिडेंट्स और x y क्या है मेरा, सिटीजन्स। अब जो ये थर्ड प्लेन है, ये क्या बन रहा है, -x और -y को मिला के बन रहा है, बिकॉज -x और -y ये दोनों अगर जो एक्सिस है ये मिल रहे हैं यहाँ पे, तभी तो ये वाला प्लेन बन रहा है। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये मेरा क्या, ये हमारा क्या बन रहा है, ये कौन सा प्लेन बन रहा है, -x -y। क्योंकि -x वाला पार्ट पहले लेते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये जो है ठीक, या तो आप देखो, तो इस वाले पार्ट में प्लेन में क्या है, -x और -y से मिलके ये वाला प्लेन बना। तो -x क्या है हमारा, नॉन रेसिडेंट, -x क्या है हमारा, नॉन रेसिडेंट। और ये क्या है हमारा, एलियंस। इस वाले प्लेन में कौन कौन है, नॉन रेसिडेंट्स और एलियंस दोनों हैं। अब आ जाते हैं जो लास्ट प्लेन है हमारा वो, तो ये वाला प्लेन किनसे किनसे मिलके बना है, इसको लाइन ही देखो ना, ये ऐसे है, इसको ऐसे देखो। तो ये वाला जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन क्या कौन सा है, x और -y। ये क्या कौन सा प्लेन है, x और -y प्लेन। ठीक है, तो अब देखो x और y -y क्या है हमारा, तो x क्या है हमारा, रेसिडेंट्स और एलियंस। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, रेसिडेंट और एलियंस। ओके, रेसिडेंट्स एंड एलियंस। ठीक है, तो अब देखो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो जीडीपी अकाउंटिंग है,
उसमें जो है हम लोगों ने क्या लिखा था, रेसिडेंट्स, ठीक है। और रेसिडेंट्स क्या लिखा था, ऑफ अ कंट्री, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो कंट्री मतलब जिस कंट्री के हम लोग जीडीपी को अकाउंट कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके ही सिर्फ और सिर्फ वहां के रेसिडेंट्स जो वहां रह रहे हैं उसके। तो मान लो ये हमारा क्या है, तो देखो रेसिडेंट्स और सिटीजन्स। तो पहले जीडीपी अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीडीपी अकाउंटिंग में जो रेसिडेंट्स की बात हो रही थी उसमें क्या हो रहा था वो देख लेते हैं। तो जो हमारा जीडीपी अकाउंटिंग था उसमें हम लोग जो कंसीडर कर रहे थे, क्या क्या आ रहा था हमारा, रेसिडेंट। तो देखो यहाँ पे रेसिडेंट कौन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स किसमें आ रहा है, रेसिडेंट एक तो जो सिटीजन भी है और प्लस एलियन, ये दोनों पार्ट हमारा क्या है, नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, तो फिर चाहे सिटीजन हो चाहे एलियन हो उसकी बात ही नहीं होगी। तो जो जीडीपी अकाउंटिंग है उसमें कौन कौन सा होगा हमारा, रेसिडेंट, सिटीजन और प्लस रेसिडेंट एलियन, ठीक है। तो जीडीपी अकाउंटिंग में हम लोग कौन कौन सा फैक्टर ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट ले रहे हैं। तो रेसिडेंट हमारा कहाँ, देखो ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में रेसिडेंट आ रहा है, इन दोनों पार्ट में हमारा क्या आ रहा है, नॉन रेसिडेंट आ रहा है। तो नॉन रेसिडेंट वी वॉन्ट टेक द वैल्यूज ऑफ नॉन रेसिडेंट, क्योंकि नॉन रेसिडेंट की बात ही नहीं कर रहा वहां, रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री की बात कर रहा। तो मान लो कोई भी कंट्री है, जैसे भारत है, तो भारत में क्या है, बहुत सारे फॉरेन से लोग भी आके यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से इंडिया से बहुत लोग क्या होता है, जैसे अमेरिका गए जॉब करने के लिए, वर्क करने के लिए अमेरिका में रह रहे हैं, तो वो कहलाएंगे यहीं के ना, लेकिन क्या होता है उनको क्या बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई बोलते हो ना। बिजनेसमैन के लिए वो बाहर गए, वहां का सिटीजनशिप नहीं लिया उन्होंने, सिटीजनशिप जो है वो इंडिया का ही है, इंडियंस है। तो नॉन रेसिडेंट जो यहाँ नहीं रह रहे हैं इंडियंस, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, नॉन रेसिडेंट सिटीजन वो क्या हो जाएगा, वो इंक्लूडेड नहीं होगा हमारा जीडीपी अकाउंटिंग में। अच्छा, नॉन रेसिडेंट एलियन, ठीक है, जो फॉरेनर यहाँ रह ही नहीं रहे हैं तो उनका तो बात ही नहीं होगा, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ। उसी तरीके से जीडीपी ऑफ अमेरिका का, अगर यूएसए का अगर जीडीपी अकाउंटिंग का प्रोसेस होगा, कैलकुलेशन होगा, तो क्या होगा, वहां के जो मतलब कि निवासी हैं, मतलब कि भारत से भी जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके द्वारा भी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, दोज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी कंसीडर्ड इन द व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, दैट इज यूएसए, ठीक है। मतलब कि उनको भी जो है जीडीपी अकाउंटिंग में रखा जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ दोज नॉन रेसिडेंट इंडियंस, those who are residing in the USA will also be considered in what, in measuring the in the calculation of GDP accounting, ठीक है, या in the calculation of GDP। यानी कि अगर अमेरिका का जीडीपी निकाल रहे हैं तो वहां पे जो भी एनआरआईज रह रहे हैं, जो भी यहाँ पे एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं वहीं रह रहे हैं, इंडियंस है तो इंडियन सिटीजन तो इंडिया का है, इंडिया का ही है, तो जो वहां रह रहे हैं तो उनका भी योगदान फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है, जीडीपी में। तो चूंकि वो रेसिडेंट वहां हो रहा है, वो कहाँ रिसाइड कर रहे हैं, अमेरिका में, तो देखो रिसाइड्स एलियंस, यानी वो तो वहां के लिए एलियंस हो गए, वहां जो हिंदुस्तानी वहां पे रह रहे हैं, इंडियंस वहां रह रहे हैं, तो वहां के लिए क्या हो गया, वो एलियंस हो गया, सिटीजन्स नहीं हो गया। तो जीडीपी अकाउंटिंग में हम लोग रेसिडेंट, सिटीजन्स प्लस रेसिडेंट क्या, एलियंस की बात करते हैं। तो देखो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएनपी का, जीएनपी। तो जीएनपी जो है, जैसे जीडीपी, अच्छा जीडीपी हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं लिखा है ना, मैं यही लिख देता हूं, जीडीपी हमारा क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी ये पहले लिखना था, मैं भूल गया। अच्छा देखो ये जो इसका फुल फॉर्म है उससे भी क्या है, यहाँ पे एक वर्ड है क्या है,
डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब जो लोकल लेवल पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, लोकल लेवल, मतलब जो कंट्री की बात करें तो डोमेस्टिक उसी, जैसे कि नहीं बोलते हैं एयरलाइंस है डोमेस्टिक एयरलाइंस बोलते हैं ना, इंटरनेशनल एयरलाइंस, डोमेस्टिक किसको बोलते हैं, जो भी हमारा विद इन द व्हाट, विद इन द पेरिफेरी ऑफ इंडिया जो है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स। चाहे बिहार से पटना से आप चले जाओ दिल्ली मुंबई जो भी अवेलेबल यू वांट गो, जहाँ पे फ्लाइट सर्विस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सर्विस, डोमेस्टिक फ्लाइट। इंटरनेशनल फ्लाइट किसको बोलते हैं, जो बाहर जाता है। तो यही वही कॉन्सेप्ट इसको समझना है। तो ये डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया, जो इंडिया के जितने भी राज्य में जो भी मतलब सिटीजन्स रह रहे हैं, चाहे एलियंस रह रहे हैं, उन सभी के द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्यों कॉन्सेप्ट का इसका डिमांड बढ़ा, बिकॉज देखो मैं तो लिख देता हूं, पता नहीं विजिबल है कि नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके। तो देखो इसका मान इसलिए जीएनपी का आया क्योंकि जो भी सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन हैं, जो भी किसी भी देश के सिटीजन है, चाहे इंडिया के, यूएसए के, तो उनका योगदान क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है वहां के जीडीपी के कैलकुलेशन में। ठीक है, उनका भी योगदान जुटना चाहिए, और जो एलियंस हैं उनका योगदान क्या होना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए। तब जाके वो जो है प्रॉपर जो है किसी भी इकोनॉमी, मतलब किसी भी कंट्री का जो है इकोनॉमी को अच्छे से मतलब उसके कंडीशन को दर्शाएगा। जब हम उसके अकाउंटिंग में, जो इकोनॉमिक अकाउंटिंग है, उसके इकोनॉमिक अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ उसके सिटीजन्स के ही द्वारा प्रोड्यूस किया गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के को जो है कंसीडर करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, जीएनपी, एंड दैट विल व्हाट इंडिकेट मोर क्लियरली अबाउट द कंडीशन ऑफ दैट इकोनॉमी। तो जीएनपी में क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, देखो जीएनपी में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, तो जो रेसिडेंट सिटीजन हैं, जो रेसिडेंट सिटीजन्स हैं वो तो होगा ही कंसीडर। उसके अलावा क्या होगा, जो नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स है, जैसे एनआरआईज हो गए, तो नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने बोला, जैसे इंडियंस है, इंडिया का जीडीपी निकालना है, जीएनपी निकालना हो, तो सिर्फ और सिर्फ जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्हीं के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा वही कंसीडर होगा, एलियंस का नहीं होगा। देखो यहाँ पे एलियंस के द्वारा नहीं हो रहा है, जो यहाँ रह रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, रहे चाहे नहीं रहे या ना रहे, उनको कंसीडर ही नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट ले रहे हैं हम लोग जनरली। पॉजिटिव मतलब कि एक्स में, यानी कि रेसिडेंट्स ले रहे हैं, और नॉन रेसिडेंट्स ले रहे हैं सिर्फ सिटीजन्स। ठीक है, अब देखो अगर जीएनपी को हमको इन अकॉर्डेंस विद जीडीपी अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिटा रहा हूँ, जीडीपी है ना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। तो अब देखो ये जो जीएनपी है, तो जीडीपी में हम लोगों ने क्या किया, अकाउंटिंग मिटा दो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा जीडीपी। तो जीडीपी में हम लोग ने क्या लिया, रेसिडेंट सिटीजन्स और रेसिडेंट एलियन, लेकिन जीएनपी में हम लोग क्या लेंगे, रेसिडेंट सिटीजन्स और प्लस नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स, यानी एनआरआईज का भी पार्ट उसमें ऐड करेंगे, लेकिन एलियंस को नहीं लेंगे। तो अगर हम जीएनपी को अगर जीडीपी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो जीएनपी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो जीएनपी वाला पार्ट है हमारा, अगर हम इसको फिर से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, R, C, और अगर हम इसको प्लस कर दे R,
कॉमा ए माइनस आर कॉमा ए, ठीक है, और प्लस एन आर सी, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ये देखो, और इसको प्लस लिख लिया हम लोग क्या, NRC। अब देखो जो जीएनपी है, जीएनपी हमारा क्या है, जीएनपी हमने क्या लिखा, रेसिडेंट सिटीजन्स, रेसिडेंट सिटीजन्स और नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स, यही है। अब ये जो दो टर्म है, प्लस रेसिडेंट एलियन माइनस रेसिडेंट एलियन, अगर हम किसी भी वैल्यू में मान लो कि दो, जैसे 5 का अगर 2 + 3 लिख रहे हैं, 2 + 3 = 5 हुआ, अगर इसमें हम मान लो +1 और -1 कर दे तो भी ये वैल्यू 5 ही रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों तो कट गया, 2 3 5 1 6 -1 फिर 5 ही रह जाएगा, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस कर रहे हैं और एक बार माइनस कर दे रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो समझो, ये समझ में आया ना, क्यों करेंगे वो बता रहे हैं। प्लस माइनस करने से वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर +10 -10 भी करेंगे तो भी ये वैल्यू 5 ही रहेगा, प्लस 1 लाख -1 लाख कर देंगे तो भी वैल्यू 5 ही रहेगा, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं कि अब ये वाला पार्ट जो है हमारा, जो रेसिडेंट जीडीपी क्या हो गया, रेसिडेंट सिटीजन प्लस रेसिडेंट एलियन, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या हो गया, जीडीपी हो गया। तो जीडीपी, और ये वाला फिर से हम उतार देंगे उसी तरीके से, माइनस रेसिडेंट एलियन प्लस, नहीं इसको पहले प्लस वाला लिख देते हैं, मतलब अरेंज कर दे रहे हैं ताकि डिफाइन करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखो, तो ये जीएनपी का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू जीडीपी। तो जीडीपी जो हम लोग काउंट कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, रेसिडेंट एलियन जोड़ रहे थे हम लोग, तो उसमें से क्या होगा, जीडीपी में से हम लोग क्या करेंगे, रेसिडेंट एलियन क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जीएनपी का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ गई बात, जीएनपी का वैल्यू निकल जाएगा। तो रेसिडेंट एलियन जब घटाएंगे उसके लिए हमको क्या होगा, रेसिडेंट एलियन एक बार जोड़ना भी पड़ेगा, तब तो जीडीपी का वैल्यू आएगा। तो रेसिडेंट सिटीजन में जब रेसिडेंट एलियन जोड़ रहा है तब जीडीपी का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने एक बार प्लस माइनस किया। तो इस तरीके से अगर हम जीएनपी को जोड़ें तो जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो, या जितने भी वैल्यू ऑफ, जितने भी गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, किनके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स, ठीक है। नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स, अगर इंडिया की बात कर ले तो जितने भी मतलब कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस या फैक्टर ऑफ एसोसिएटेड विद व्हाट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद व्हाट, इंडियंस ले लो या होस्टिंग कंट्री, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और उसमें माइनस क्या हो जाएगा, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एलियन के द्वारा, यानी फैक्टर ऑफ ऑल द प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद द व्हाट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि होस्टिंग कंट्री मतलब रेस्ट ऑफ, जो ऐसा तो नहीं है भारत में सिर्फ अमेरिका का ही लोग रह रहा, पाकिस्तान, सॉरी आपका क्या कहते हैं, यूरोप जो भी है, बहुत कंट्रीज से आते हैं लोग, यहाँ रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट पाकिस्तान से भी होंगे ही, बहुत सारे हैं, राइट लोग हैं, फैक्ट्री लोग हैं, ठीक है। तो उनका क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग जनरली जीएनपी को क्या लिख सकते हैं, तो जीडीपी प्लस ऑल द व्हाट, monetary value of all the final goods and services produced by the non-resident Indians, यानी नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स, यानी कि होस्टिंग कंट्री लिख लो। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडियंस, यानी तो नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स ऑफ होस्टिंग कंट्री, जो जिसका हम काउंट कर रहे हैं, और माइनस क्या करेंगे, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द एलियंस, यानी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, रेस्ट एलियंस मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सिटीजन्स मतलब वो सिटीजन्स ने एलियंस है, ठीक है। तो उसको अगर डेफिनेशन में लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ऐसे तो मॉनेटरी वैल्यू है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं
factors of production associated with the hosting country. हॉस्टिंग कंट्री की जगह इंडिया कर लेना और ब्रैकेट में हॉस्टिंग कंट्री अच्छा इंडिया कर लो. तो प्लस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद द इंडियंस, यानी होस्टिंग कंट्री इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां जहां वो लोग रह रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी मॉनेटरी, माइनस क्या हो जाएगा हमारा, एलियंस यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर दो. तो देखो, तो जीएनपी मतलब क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनआरसी, यानी कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद द इंडियंस. अगर इंडिया की जीडीपी की बात कर रहे हैं जीएनपी की, यानी कि होस्टिंग कंट्री इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड में जो भी पार्ट्स में वो रह रहे हैं, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइनस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड एलियंस, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो भी मतलब सिटीजन्स यहाँ पे आके रह रहे हैं उसको माइनस कर दें, उनके द्वारा जो प्रोड्यूस हो रहा है. इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो मैं लिख ही देता हूँ सो दैट एक काम करो आप लोग, ये पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा रब कर सकूं. ठीक, ओके. चलो, अगर हम इसको अच्छे से लिखें, थोड़ा लास्ट में लिखवा दूंगा मैं, वो मॉनेटरी वैल्यू के टर्म में लिखा देता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ. यानी कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस, ओके, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by what? Produced by whom? Produced by Indians. जो भी कंट्री का हम जीडीपी अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि होस्टिंग कंट्री लिख दो उसको, होस्टिंग कंट्री इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. अब माइनस क्या करेंगे, यहां पे क्या था, ये प्लस, और यहां पे क्या होगा हमारा माइनस. क्या होगा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द एलियंस. एलियंस मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इन इंडिया. ठीक है, तो वो जीएनपी ऑफ इंडिया का रहेगा, क्योंकि इंडियंस की बात कर रहा है तो वो जीएनपी ऑफ इंडिया का रहेगा. तो जिसका भी अगर हम बात करेंगे जिस भी कंट्री का, तो वहां का जीएनपी का कैलकुलेशन हो जाएगा. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, रेसिडेंट. तो रेसिडेंट्स मतलब समझ गए, रेसिडेंट्स में हम लोग जीडीपी अकाउंटिंग में कौन से रेसिडेंट्स की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैसे रेसिडेंट्स जो यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, इस कंट्री में किसी भी कंट्री में रिसाइड कर रह रहे हैं, irrespective of the fact that whether he or she is citizens of that country or not. मतलब कि whether he or she is has got the citizenship of that country or not, it does not matter. The thing only matter is that whether those people are residing in that country. The people residing in that very country is being considered in the GDP accounting.
ठीक है, चलो। और लेकिन जीएनपी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो सिटीजन्स होते हैं उनका ही हम कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कंसीडर करते हैं जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेदर दे आर रिसाइडिंग इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर रिसाइडिंग इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री ऑफ विच जीडीपी अकाउंटिंग इज बीइंग डन, all the monetary values of final goods and services produced by them is being considered, ठीक है ना। चलो अब आगे आगे आ जाते, एक पार्ट छूट गया हमारा टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है। अब टेरिटोरियल बाउंड्री समझते हैं। तो बहुत लोग ये समझ रहे हैं टेरिटोरियल बाउंड्री तो बस जो हमारा भारत का नक्शा है, जो चारों तरफ से जो हमारा लैंड का जो बाउंड्री है, मेन लैंड है, दैट इज टेरिटोरियल बाउंड्री। If you think so, then you are totally mistaken. Territorial boundary मतलब सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होता है, इससे बहुत ज्यादा होता है। चलो समझते हैं। उससे पहले just pause the video, take a screenshot of this so that you can jot it down in your notebook. It will be helpful in your future reading. ठीक, चलो कोशिश किया हूँ जिस तरीके से, जितनी अच्छी तरीके से समझा सकूँ। अब आ जाते हैं, मैं कुछ रब करने वाला हूँ टेरिटोरियल बाउंड्री। चलो कोई नहीं, उसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। जीडीपी बराबर क्या, जीएनपी बराबर हमारा क्या हो गया, जीएनपी बराबर क्या हो गया, जीडीपी प्लस एनआरसी माइनस आरए। ओके, देखिए मुझे हम लोगों को ये मिला था वहां पे, ठीक है, यानी कि रेसिडेंट एलियन को माइनस करना था, नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देते हैं। जीएनपी में क्या करते हैं, जीडीपी जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड करते हैं, और जो रेसिडेंट एलियन है उसके कंट्रीब्यूशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन जीएनपी इज व्हाट, GDP plus the contribution of what, non-resident citizens is being added along with what, minus करते हैं क्या, the resident मतलब contribution of resident alien is subtracted। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ छोटा लिख दे रहा हूँ रेसिडेंट्स। अब आ जाते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री पे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना, ठीक। तो टेरिटोरियल बाउंड्री मतलब अगर कोई समझ रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ जो बाउंड्री है वही होता है, तो भाई गलत समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। गलत मतलब कि ये नहीं कि पूरी तरीके से गलत, यानी कि अधूरा समझ रहे हो, एंड उसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। अधूरा नॉलेज थोड़ा बहुत खतरनाक ही होता है। देखो टेरिटोरियल बाउंड्री में वो तो होगा ही, जो सॉवरेन उसका जो बाउंड्री है क्या क्या होता है। देखो जो सॉवरेन उसका सॉवरेन लैंड जो है, यानी कि मेन लैंड जिसको बोलोगे, वो तो होगा ही। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा टेरिटरी में क्या क्या होता है टेरिटोरियल बाउंड्री में। देखो टेरिटरी ये तो होगा मेन लैंड, ठीक। अब मेन लैंड से सटे जो कोस्टल एरियाज हैं, जैसे जो भी कोस्टल एरियाज है इंडिया का, देखो इंडिया हमारा कैसा है, ऐसा है जनरली,
ऐसा ही हमारा इंडिया लगभग, ठीक है। तो अब इसमें यह देखने की बात है ठीक है, तो इसमें ये देखने की बात है, ये जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल रीजन्स हैं, तो कोस्टल रीजन्स में जैसे इधर क्या हो गया मेरा बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, इधर क्या हो गया अरेबियन सी हो गया, अरब सागर, इधर क्या हो गया इंडियन ओशन हो गया हमारा, इंडियन, पता नहीं नीचे दिख रहा है इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन हो गया हमारा इधर। तो अब देखो जो कोस्टल रीजन है उससे कितनी दूरी तक जो है वो भारत का जो है अभिन्न जो है टेरिटरी, मतलब भारत का टेरिटरी कहलाएगा, वो भी कंसीडर होगा जीडीपी अकाउंटिंग में। क्यों, अभी समझते हैं, पहले कितनी दूर तक होता है वो समझते हैं। सबसे पहले जो है, यानी कि क्या हो गया टेरिटोरियल सी हो गया, क्या हो गया टेरिटोरियल सी। उसी तरीके से क्या हो गया एयर स्पेस भी होगा हमारा, मेन लैंड से कितने दूरी तक जो है हमारा एयर स्पेस भी कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा नेशनल एयर स्पेस। अब पहले इन दोनों को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे और भी जो है क्या कहते हैं जो हमारा टेरिटोरियल बाउंड्री है उसमें और भी कॉन्सेप्ट्स ऐड होंगे, और भी थिंग्स हैं आएंगे। पहले ये टेरिटोरियल सी और नेशनल एयर स्पेस को समझते हैं। भाई बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी पीजिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब देखो जो टेरिटोरियल सी है, तो जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन मान लो कि हमारा मेनलैंड है, ठीक, ये बेस लाइन अगर इसको लिख लो, बेस लाइन यानी कोस्टल रीजन, अगर इसको हम बेस लाइन मान ले, तो यहां से देखो, यहां से अराउंड, यानी कि ये वाटर हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है, ये ओशंस हो गए। तो यहां से जो 200 नॉटिकल माइल्स होता है दूरी, मान लो ये 200 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है। अच्छा, नॉटिकल माइल्स कैसे, जैसे कि हम लोग दूरी को किसे नापते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, यही है ना। उसी तरीके से देखो मीटर, नॉटिकल सॉरी माइल्स, तो माइल्स 1 माइल मतलब कितना होता है 1.6 किलोमीटर अराउंड अप्रॉक्स। उसी तरीके से 1 नॉटिकल माइल्स जो है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 नॉटिकल माइल्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग इन जनरल क्या बात कर रहे हैं, समुद्र का। तो नॉटिकल माइल्स इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर्स, 1.852 किलोमीटर्स, ओके। तो जो समुद्र से, जो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैं लिखता हूं, अभी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अब देखो इसी 200 नॉटिकल माइल्स के में जो है, अगर जो 12 नॉटिकल माइल्स है ना, ये जो दिख रहा है 12 नॉटिकल माइल्स, यानी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स जो है, जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कहलाता है टेरिटोरियल सी। यही कहलाता है हमारा क्या, टेरिटोरियल सी।
टेरिटोरियल, ठीक है, यही यानी कि इस पे कंप्लीटली एग्जीक्यूटिवली जो है या मतलब कि एक्सक्लूसिवली जो है सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री का राइट्स होगा, उसी का टेरिटरी का राइट, टेरिटोरियल सी। तो टेरिटोरियल बाउंड्री मतलब समझ गए, एक तो सॉवरेन मेनलैंड हो गया, उसके बाद टेरिटोरियल सी, ठीक है, टेरिटोरियल सी। अब इसको क्यों जीडीपी अकाउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे जो भी जैसे फिशिंग हो गया, जो भी मिनरल्स हो गया अगर मिल जा रहा है, ठीक है, जो भी और भी है जैसे मोती वोती सीपीट हो गया, जो भी है प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो भी मतलब मिल रहा है वहां से, अगर जैसे खनिज कुछ मिल गया, जैसे तेल वेल का अगर कुआं हुआ मिल गया, कुछ भी मिल गया वहां पे, तो वो दैट विल कम अंडर व्हाट, इंडियन टेरिटरी, या जिस भी कंट्री के टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल्स जो है ओशन में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसका राइट रहेगा, ठीक है, वो एक्सक्लूसिवली उसका टेरिटरी रहेगा। अब ये जो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसलिए बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब कि यहाँ पे कंट्री का जो मेन लैंड है, बेस लाइन है, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है सिर्फ और सिर्फ कंट्री का राइट्स होता है कुछ भी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का, या जो भी हो, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज भी क्यों ना हो, पॉलिटिकल क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ यानी कि जो भी फिशरीज हो गए, जो भी खनन वाला हो गया, अगर पेट्रोलियम पदार्थ मिलता भी है तो बाहर के देश का वहां पे अधिकार नहीं होगा, मतलब करने का बाद में होगा, अगर राइट्स दे देती है गवर्नमेंट वहां की तो अलग बात है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव, नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब उस जोन में एक्सक्लूसिवली जो है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा वो जो है कौन कर सकता है, वही कंट्री कर सकती है। हाँ, अलग बात है कि मिलिट्री वाला सब यहाँ आ सकता है, लेकिन इससे पार नहीं होगा, क्योंकि वो फिर उसके टेरिटरी में आना मतलब उस पर एक तरीके से क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि विदाउट परमिशन आप आते हो तो अधिकारों का ये हो जाता है, प्लस एक ये शंका हो जाती है कि ये अटैक तो नहीं करेगा। तो देखो जो 12 से 24 नॉटिकल माइल्स है ना, उसके बीच वाले को कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये सब चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में थोड़ा डिटेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो टेरिटोरियल सी हमारा क्या हो गया, बेस लाइन से, यानी कि ये हमारा लैंड है, मेन लैंड है, इसका बाउंड्री आ गया, इस बाउंड्री से जो है हमारा 12 नॉटिकल माइल्स क्या हो गया हमारा टेरिटोरियल सी। अच्छा, इसमें एक और वर्ड है नेशनल एयर स्पेस। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा होगा, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, नेशनल एयर स्पेस। ये वाला पार्ट क्या होता है, नेशनल एयर स्पेस, यहां से लेके यहां तक, यानी कि वो उस कंट्री का एयर स्पेस माना जाएगा। और यहाँ 12 नॉटिकल माइल से उधर वाले को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल एयर स्पेस, ठीक है। अच्छा, 200 नॉटिकल माइल्स के उधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हाई सीज। क्या बोलते हैं इधर वाले को, क्या बोलेंगे, हाई सीज। ये भी लिखी लो, ये भी क्यों छूटेगा, ठीक है। इधर जो है एक्सक्लूसिव जोन के उधर जो है हमारा हाई सी हो जाएगा, वहां पे कोई भी आके कर सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो अब देखो जो एयर स्पेस भी हमारा नेशनल एयर स्पेस कहां तक हो गया, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा क्या हो गया, नेशनल एयर स्पेस हो गया। उधर इंटरनेशनल एयर स्पेस हो गया 12 नॉटिकल माइल्स के उधर। लेकिन आप देखो 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है इकोनॉमिक मतलब एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जो है जोन हुआ उसी कंट्री का होता है। लेकिन स्पेस में हम लोग पानी में तो है 200 नॉटिकल माइल्स तक भी हमारा राइट्स है, लेकिन टेरिटोरियल जो है अधिकार जो है वो कहाँ तक होगा, 12 नॉटिकल माइल्स तक होगा। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमको कहाँ तक मिलता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक। लेकिन एयर स्पेस में सिर्फ और सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक ही, जो आपका बाउंड्री है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक ही उसको नेशनल एयर स्पेस बोलते हैं। लेकिन अब इसको नेशनल बात वहां गड़बड़ा जाती है। ये आपका तो बेस लाइन हो गया जहाँ पे आपका समुद्र मतलब जो कोस्टल एरियाज है,
लेकिन जहाँ पे आपका जो है मतलब कि जैसे आपका इंडिया है, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे आपका पाकिस्तान है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, दोनों साइड मेनलैंड है, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो ये भी मतलब बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स एयर स्पेस है वो भी काम नहीं करेगा। नहीं तो क्या होगा, उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है हमारे तरफ आ जाएगा, हमारा उसके तरफ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये वहीं पे होगा जहाँ पे आपका क्या है, जो कोस्टल रीजन है, ठीक है। ओके, चलो इतना समझ में आ गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट स्नैप ऑफ दिस, because I am going to rub the things to understand, to make you understand what more topics, yeah, more things which are coming, more categories which are coming under what, territorial boundary, ठीक है। चलो मैं इसी को मिटा दे रहा हूँ, याद रखना, है ना। देखो होता क्या है कि किसी भी चीज को समझाने में, देखो टॉपिक एक ही है जीडीपी अकाउंटिंग, थोड़ा समय लगता है, इसलिए क्या होता है क्लासेस लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मतलब देख लो, मैं हट जा रहा हूँ, प्लीज टेक अबाउट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्नैप ऑफ दिस स्क्रीनशॉट, ताकि आप अच्छे से लिख सको। आई थिंक सो सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल होंगी, ठीक है ना। चलो मैं हटा रहा हूँ इसे। अब देखते हैं और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो एम्बेसीज, एम्बेसी जो है, एम्बेसी मतलब क्या होता है, दूतावास। दूतावास क्या, जहां पे क्या होता है, हमारे जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब दूसरे देश में, हेडेड बाय व्हाट, एम्बेसडर, उनका वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया उनको दिया जाता है। देखते होंगे जैसे इंडिया में ही बहुत सारे मतलब राष्ट्रों का, मतलब बहुत सारे देशों का क्या है, यहाँ दूतावास है, तो एक प्रॉपर एरिया उनको स्पेसिफाई दे दिया गया है, लैंड, पार्ट ऑफ लैंड का एक पार्ट दे दिया गया, वहां पे एक्सक्लूसिवली जो है उनका ही क्या हो रहा है, राइट्स, मतलब जो है, मतलब वो पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो है उनके द्वारा हो रहा है। एक तरीके से क्या हो गया, वो बेस तैयार करते हैं, ठीक है। दो कंट्रीज के बीच में जो संबंध स्थापित होगा उसके लिए वो क्या है, एक बेस है, आधार है, ठीक है। तो यानी कि अगर इंडिया का कहीं पे एम्बेसी है तो मतलब क्या हो गया कि वो जीडीपी अकाउंटिंग में क्यों ऐड होगा। अब बोलेंगे भाई वो क्यों ऐड होगा, तो वो एक बेस प्रोवाइड कर रहा है, मंच प्रोवाइड कर रहा है आपको, जैसे किस चीज का आधार प्रोवाइड कर रहा है। मान लो भाई कोई ट्रेड करना है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल आपको क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लेना है, उस देश में किस तरीके से जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है, मतलब जो एनआरआई आ रही है उनको कुछ परेशानी हो रही है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से लेके उस कंट्री में, तो उस लोकल लेवल पे उनको किस तरीके से मदद किया जाए, ठीक है, किस तरीके से उनको मदद पहुंचाया जाए, या और भी जो भी मतलब एनआरआईज हैं उनको वहाँ पे अगर गए बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो किस तरीके से वो हेल्प करेंगे, तो वो भी क्या होगा, एक तरीके से क्या होगा, जीडीपी अकाउंट, चूंकि वो हेल्प करेंगे तभी तो जो है हमारा क्या होगा, जीडीपी का क्या होगा, अकाउंटिंग जीडीपी का क्या होगा, मान जो है बढ़ेगा, ठीक है, वैल्यू जो है बढ़ेगा। तो और वो प्रॉपर एरिया सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के लिए ही है, तो वो टेरिटोरियल लैंड में ही हो गया ना, टेरिटोरियल बाउंड्री में हो गया। वो एरिया जहां दूतावास है वो उस कंट्री को ही अलॉट किया गया है, ठीक है, चाहे वो यूएसए के हो, चाहे हमारे कंट्री के द्वारा किसी और कंट्री के मतलब एम्बेसी को अलॉट किया गया, एम्बेसडर को, तो वो जो है हमारा क्या होगा, टेरिटोरियल बाउंड्री में आएगा, ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्री में आएगा। अब आ जाते हैं और क्या क्या हो सकता है, कंसुलेट। अच्छा, एम्बेसी और कंसुलेट में क्या अंतर है, आप लोगों ने सोचा होगा। मतलब कंसुलेट क्या हो गया, जैसे इसको वाणिज्य दूतावास बोलते हैं, वाणिज्य, ये भी दूतावास ही है मतलब, लेकिन वाणिज्य है, तो दोनों में फर्क क्या है देख लेते हैं। एम्बेसी में क्या हो गया, मैं शॉर्ट में ये लिख रहा हूँ, जो लिख लेता हूँ। एम्बेसी क्या हो गया, ये रिलेटेड टू व्हाट, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, ठीक है, उसको देखता है। और जो कंसुलेट है, इसके नाम में ही क्या है हमारा,
उसके नाम में ही वाणिज्य लिखा हुआ है, तो जो क्या देखता हो, ओवरव्यूज व्हाट, इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेटेड अफेयर्स। अब देखो इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेटेड अफेयर्स क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेटेड व्हाट अफेयर्स। तो अब जब व्यापार होगा तो उससे रिलेटेड जो कंसुलेट है वहाँ पे किसी भी मतलब कंट्री में, इंडिया का कंसुलेट है अगर वहाँ पे, तो वो ट्रेड रिलेटेड क्या अफेयर्स को देखेगा, यानी कि ट्रेड यहाँ के ट्रेडर्स को क्या हो, वहाँ पे माल बेचने का क्या होगा, प्रोत्साहन मिले, उस टाइप का क्या डिसीजन लेगा। तो उसके लिए जो मतलब पर्टिकुलर जो लैंड अलॉट हुआ है, बाउंड्री अलॉट हुआ है, जो भी मतलब को एक एरिया अलॉट हुआ है, तो वो किस में आएगा, हमारा टेरिटोरियल बाउंड्री में ही आएगा। ठीक है, ओके। चलो अब इसके अलावा और क्या हो सकता है सोचो। अब ट्रेड बढ़ेगा तब तो जीडीपी, ट्रेड इंडियंस के द्वारा दूसरे के, तो उसको जीएनपी में हम लोग कंसीडर करते हैं। चलो और क्या क्या हो सकता है, देखो एक और है, वैसे तो एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो हम याद आ रहा है मैं लिख देता हूँ। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। अब बोलोगे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कैसे भाई ये टेरिटोरियल बाउंड्री में आएगा, एंड हाउ इट कैन बी यूजफुल इन जीडीपी अकाउंटिंग। देखो क्वेश्चन आना चाहिए मन में, और क्वेश्चन जायज भी है। अब मान लो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कि अभी देख रहे होगे बहुत न्यूज में आया था पिछले साल, जो चाबहार पोर्ट था ईरान का, और हम्बनटोटा जो आपका श्रीलंका का पोर्ट था, जहाँ पे चाइनीज ने जो है लीज ले लिया है 99 सालों का जो भी हो। तो वो इतना विरोध क्यों रहा था, जैसे कि हम्बनटोटा में भी मतलब इंडिया ने क्या किया था, अपना मतलब एक्सपेंडिचर मतलब वहाँ पे ये क्या था। उसी तरीके से जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पे भी इन्वेस्ट किया इंडिया ने, तो और इन्वेस्ट तो किया, वहाँ पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अभी भी है, तो क्या क्यों है, तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को हम लोग टेरिटोरियल बाउंड्री में क्यों ऐड कर रहे हैं, एंड हाउ इट विल हेल्प इन व्हाट जीडीपी और जीएनपी अकाउंटिंग। देखो मिलिट्री बेसमेंट हम लोग वहाँ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर देखो वो पोर्ट है तो पोर्ट में जो भी मतलब जो भी शिप से आएगा वहाँ पे क्या होगा, माल उतरेगा, या फिर यहाँ से कोई भी शिप जाएगा इंडिया से, जो ट्रेडर्स जो है एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ों को, बाहर बेचेंगे, तो वो वहाँ एक बेस हो गया, कहीं जाना होगा अगर उस वो रास्ता उस होके है चाबहार पोर्ट होके, तो चाबहार पोर्ट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन व्हाट प्रोवाइडिंग द बेस फॉर एक्सपोर्टिंग द मटेरियल्स ऑफ व्हाट इंडियंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो पोर्ट क्या हो गया, हमारा एक बेस हो गया, हमारा जो मिलिट्री जो है बेस, वहाँ क्या करेगा, उस पोर्ट की रक्षा करेगा, उसको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, ताकि वहाँ पे कोई भी जो है अनहोनी ना हो, ताकि हमारा माल जो है वो सुरक्षित रहे। एंड जब माल सुरक्षित रहेगा, जो इंडियंस के द्वारा फॉरेन में एक्सपोर्ट किए गए हैं थिंग्स, उसका फाइनल जो मॉनेटरी वैल्यू है वो ऐड होगा कहाँ, जीडीपी और जीएनपी में। ठीक है, तो अब देखो जीएनपी में ऐड होगा तो क्या होगा, इस तरीके से एक तो वो टेरिटोरियल बाउंड्री भी हो गया हमारा, क्योंकि वहाँ भी क्या है, एक तो इन्वेस्ट जो इंडिया कर रहा था दैट इज अनदर थिंग, जो मिलिट्री बेस वहाँ बना, तो अब मान लो अब वहाँ पे तो पोर्ट है, अब जहाँ पे जैसे कि अफगानिस्तान नहीं सॉरी तुर्कमेनिस्तान में जो सबसे पहला मिलिट्री बेस इंडिया का कहाँ बना था, ठीक है, उसको फारखोर नाम है उसका, क्या है, फारखोर, वो तुर्कमेनिस्तान में है। सबसे पहला मिलिट्री बेस इंडिया का वहीं था, आउटसाइड इंडिया जो है इंडियन मिलिट्री बेस, फर्स्ट इंडियन मिलिट्री बेस कहाँ था, मैं लिख ही देता हूँ। देखो कुछ फैक्चुअल चीजें अगर साथ साथ हो जाए तो अच्छी बात है। फर्स्ट मिलिट्री बेस कहाँ था हमारा, आउटसाइड इंडिया, फर्स्ट मिलिट्री बेस ऑफ इंडियन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो कहां पे था ये, फारखोर, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तो वहां पे था। तो वो किसके लिए था, वो हेल्प करने के लिए था, किन को हेल्प करने के लिए था, तो वो था एंटी तालिबान जो है, एंटी तालिबान जो चलाया जा रहा था किनके द्वारा, अफगान नॉर्दर्न एलियंसेस के द्वारा, तो उनको हेल्प करने के लिए था। तो जाहिर सी बात है अगर हम उनको हेल्प करें तो वो हमको वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने के लिए एक जगह दिए होंगे, तो उस जगह पे मान लो
अगर उस जगह से धीरे धीरे मान लो अगर वो सेफ रहा, सुरक्षित रहा, ट्रेडर्स को पता चला, तो दे कैन ऑल्सो व्हाट गो टू दोज मिलिट्री बेसेस एंड फ्रॉम दोज मिलिट्री बेसेस व्हाट दे कैन सेल देयर थिंग्स टू लोकल पीपल्स। ठीक है, मतलब लोकल्स को, अगर हम किसी मिलिट्री बेस पे गए अपना बहुत सारा सामान लेके, वहाँ के लोकल्स को पसंद आ गया और उन्होंने उसका डिमांड किया और धीरे धीरे वो डिमांड बढ़ रहा, तो वो मिलिट्री बेस क्या हो रहा है, एक आधार बन रहा है, बेस बन रहा है फॉर व्हाट, एक्सपोर्टिंग द थिंग्स। ठीक है, और वो टेरिटोरियल बाउंड्री भी कहलाएगा। टेरिटोरियल बाउंड्री किसका, इंडिया का ही, वो फॉर, क्योंकि वो इंडिया को ही वहाँ पे वो अलॉट किया गया वो बेस, जब तक अनटिल अनलेस वो खुद छोड़ ना दे। ठीक है, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा ही वो एरिया क्या, दैट एरिया हैज बीन अलॉटेड फॉर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है ना, मिलिट्री बेस एस्टेब्लिशमेंट, तो वो भी किस में आएगा हमारा, टेरिटोरियल बाउंड्री। किस तरीके से हेल्प कर सकता है जीडीपी जीएनपी में, वो तो आप समझ ही रहे हैं। इसके अलावा अच्छा और भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री बेसिस हैं, कहाँ कहाँ हैं, एक तो चाबार देख लिया आपने। अच्छा, सिंगापुर में भी है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सिंगापुर में भी है, शायद चैंगी नाम है उसका। ठीक है, शायद नहीं, चैंगी ही है। इसके अलावा सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया जो है कहाँ, किस कंट्री में, ओमान। ठीक है, याद रखना, ओमान कहाँ पे है, ओमान। ओमान हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री बेसिस या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन मिलिट्री, ये कर लो इंडियन। ठीक है, कितना है, 3 नेवल मिलिट्री बेसिस है और आपको 1 एयर वाला जो है, एयरलाइन जो है आपका बेस है वहाँ, मिलिट्री बेस। सिंगापुर में भी आपका नवल बेस है। ठीक है, एक जो चैंगी है। ठीक है, उसी तरीके से, तो ये आपके क्या हो गया, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सोचो। अच्छा, मान लो जो कोई शिप है, वैसे तो ट्रांसपोर्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, जीडीपी अकाउंटिंग, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो जीडीपी अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, क्योंकि सामान का ढुलाई जो है पहुंचता है किसी भी, क्या कहते हैं आपका, इंडस्ट्रियल यूनिट में, जहां उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, तो उसको भी काउंट में लेते हैं। लेकिन अच्छा, जो अभी टेरिटोरियल बाउंड्री की बात हो रही है, टेरिटोरियल टेरिटोरियल बाउंड्री की बात हो रही है, तो उसमें देखो जो भी शिप्स एंड एयर व्हीकल्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं इंडिया के। अब देखो जो शिप है, जितना लंबा लंबा शिप है, किसी भी पोर्ट पे जाके लग रहा है, तो वो वैसा तो नहीं कहलाएगा कि जो है अगर किसी दूसरे कंट्री के मतलब क्षेत्र में चला गया या पोर्ट पे, जैसे कि इंडिया का शिप अगर यूएसए के पोर्ट पे है, तो हम उसको नहीं ना बोलेंगे वो यूएसए का शिप हो गया, तो वो क्या हो गया, इंडिया का ही शिप कहलाएगा। और वो जितना एरिया वहाँ पे जब तक है, वहाँ पे जहाँ भी जिस भी एरिया में लगा हुआ है, तो वो जितना एरिया मतलब कवर स्थान छेका हुआ है, वो क्या कहलाएगा, वो भी उसका टेरिटरी ही कहलाएगा, क्योंकि उस सीट में जो भी अधिकार होंगे मतलब जनरली वो क्या होगा, इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होंगे उस सीट पे, चाहे उस जो एरो व्हीकल्स हैं, चाहे हवाई जहाज हो, मालवाहक होता है ना हवाई जहाज। वैसे तो कुछ ट्रेनें हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है मतलब माल ढुलाई होती है, चलती हैं, लेकिन इन जनरल क्या होता है, शिप्स, तो हम लोग जनरल की बात करेंगे, शिप्स और व्हाट, एरो व्हीकल्स। तो यहाँ पे आप टेरिटोरियल बाउंड्री में किसको कंसीडर कर सकते हो, ऑल द शिप्स एंड एरो व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, ओके, या इन एनी कंट्री। तो अब देखो जो शिप है, उतना बड़ा शिप है, सोच लो ले जा रहा है, कहीं भी है, तो जिस भी कंट्री में हो उसको एक तो पहले क्या हो गया, उसको स्थान दिया गया, जिस तरीके से दूतावास को स्थान दिया गया, उस एरिया में जब तक है, जैसे जिस स्थान में जिस भी कंट्री में दूतावास जब तक है, वहां पे उसका अपना राइट्स होगा, ठीक है। उसी तरीके से जहां भी वो कंट्री, जिस भी कंट्री में अपना इंडियन का अगर शिप है, वो मतलब जाता है, जहाज जाता है, तो उस जहाज पे जो है जो राइट्स होंगे, जो अधिकार होंगे, एक्सक्लूसिव राइट्स किसके होंगे, इंडियंस के होंगे,
तो वो जो प्रॉपर्टी है यानी कि वो क्या हो गया, इंडिया का ही प्रॉपर्टी कहलाएगा ना। यूएसए में चला गया तो यूएसए का प्रॉपर्टी तो नहीं कहलाएगा ना, इसीलिए उसको हम लोग टेरिटोरियल बाउंड्री में कंसिडर करेंगे। ओके, तो और भी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होंगे, ठीक है, सोच सोच के कुछ याद आए तो लिखना। वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम लोग चूंकि टेरिटोरियल बाउंड्री की बात कर रहे थे, तो होपिंग दैट कि जितना पॉसिबल हो सकता था चीज़ों को तोड़ के समझाने के लिए सिर्फ जीडीपी अकाउंटिंग को, आई हैव ट्राइड दैट मच। ये आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इससे मतलब ज़्यादा डिटेल्स में समझाना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ इम्पॉसिबल है, वट एवर, मैं अपनी तारीफ ही नहीं कर रहा हूँ, बट ये कह सकता हूँ कि इससे और ज़्यादा डिटेल्स में मतलब शायद ही आपको कहीं मिले किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो। अब मैं पहले ही एक मतलब मान रहा हूँ कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, हो सकता है कहीं हो, आई हैव नॉट सीन दैट, मे बी मे नॉट बी, ठीक है, हो भी सकता है, बहुत लोग अच्छा पढ़ते हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मेरा कंटेंट अच्छा, वैसा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ आई हैव ट्राइड, यानी मैंने कोशिश किया जितने अच्छे तरीके से समझा सकते मतलब समझा सकूँ समझाने का, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया या नहीं है तो आप लोग कमेंट में बताना, बट आई हैव ट्राइड वट एवर आई कैन ट्राई, ठीक। चलो टाइम तो अच्छा खासा हो गया एक ही टॉपिक समझने में, तो आज आपको ये समझ में भी आ गया कि चीज़ों को समझने में समय लगता है, इसलिए क्लासेस लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। चलो आज वाइंडिंग अप द क्लास है, मिलते हैं अगले क्लास में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।